गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आईएफएम की 7th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। पिछली लेक्चर की क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा था आईएफएस का। आईएफएस क्या है? हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। आज हम इस लेक्चर के अंदर उसका इवैल्यूएशन पढ़ेंगे आईएफएस का। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम आर सेट ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड रूल्स, conversation and supporting institution that facilitate international trade, cross-border investment and generate the reallocation of capital between nation states. They provide means of the payment acceptable buyers and sellers of different nationality, including deferred payment. To operate successfully, they need to inspire confidence, to provide sufficient liquidity for the fluctuating levels of trade, and to provide means by which global imbalance can be corrected. The system can grow organically as a collective result of numerous individual agreements between international economic factors spread over several decades. Alternatively, they can arise from a single architectural vision as happened at Bretton Woods in 1944. अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की बात करें तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो एक सेट है किसका? इंटरनेशनली एग्रीड रूल्स का, कन्वर्सेशन का और सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन का, जो इंटरनेशनल ट्रेड चीज़ों को फैसिलिटेट कराता है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट कराता है और जनरली वो रीएलोकेशन करता है कैपिटल्स का दो नेशंस के बीच में। ये हमें प्रोवाइड कराता है एक पेमेंट्स को जो कि हम बायर्स और सेलर एक्सेप्ट करते हैं डिफरेंट नेशंस के अंदर। उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं अपने डिफर्ड पेमेंट्स को। इसको ऑपरेट सक्सेसफुली किया जाता है जिसकी जो नीड होती है वो होती है कि कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करना और लिक्विडिटी को सफिशिएंट प्रोवाइड करना फ्लक्चुएटिंग लेवल्स पे जब हम कोई ट्रेड कर रहे हों, और साथ साथ हम जो भी ग्लोबल इम्बेलेंस हैं उनको मेंटेन करके रखना और उनको करेक्ट करना। इस सिस्टम के अंदर जैसे जैसे ग्रो होने लगा तो जो उसके कलेक्टिव रिजल्ट्स है इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स के बिहाफ पे किसी इंटरनल इकोनॉमिक फैक्टर्स के, तो हमने ये देखा कि सेवरल डिकेड से ये जो इसका रिजल्ट है वो न्यूमरस होने लग रहा है। तो अल्टरनेटिवली हमने ये देखा कि एक सिंगल आर्किटेक्चरल विजन ने इसको हैपन किया जिसका नाम ब्रेटन वुड्स था, जो कि 1994 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो इवैल्यूएशन की हम बात करें आईएमएस की, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की, तो उसको 5 डिस्टिंक्ट स्टेज के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला है बाईमेटलिज्म बिफोर 1875, क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड 1875 टू 1914, इंटरवार पीरियड 1915 टू 1944, ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1945 टू 1972 और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सिंस 1973। अगर हम बाईमेटलिज्म बिफोर 1875 की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आर यूज एज इंटरनेशनल मीन्स ऑफ पेमेंट एंड दैट आर एक्सचेंज रेट अमॉन्ग करेंसी वर डिटरमाइंड आइदर बाय द गोल्ड और सिल्वर कंटेंट। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम के अंदर गोल्ड और सिल्वर जो कॉइन्स थे उनको इंटरनेशनल मीन्स के बेस पे पेमेंट के रिगार्डिंग यूज़ किया जाता था और उसमें हम उसकी जो एक्सचेंज रेट थी वो उसकी करेंसी से डिटरमाइन करते थे जो कि उस गोल्ड और सिल्वर कंटेंट की होती थी। उसके बाद धीरे धीरे हमने इसके अंदर सीम्ड होने लगे और हमने इसके अंदर डिफेक्ट देखने लगे। तो ग्रीशम जो ग्रीशम लॉ था उसके अंदर जो भी एबिडेंट मनी होती थी, मीन्स बैड मनी होती थी, उसको स्केयर मनी से मीन्स गुड मनी से हम ड्राइव करते थे, जिसके ह्यूज वेरिएशन के बाद हमने ये देखा कि जो सप्लाई थी मनी की वो धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगी और भी कंस्ट्रक्टिव होने लगी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेज आई थी वो आई थी क्लासिक गोल्ड स्टैंडर्ड। अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट बिटवीन कंट्री डिटरमाइन देयर गोल्ड कंटेंट। सपोज 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू 6 पाउंड, 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 12 फेंसेस, इट मीन्स 1 पाउंड इज इक्वल टू 2 फेंसेस विल बी एक्सचेंज रेट। अगर हम क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो जब क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड आया 1875 के बाद, तो उसके अंदर हम गोल्ड स्टैंडर्ड के बेसिस पे एक्सचेंज करते थे कंट्रीज़ के बिटवीन। तो हम जो भी एक्सचेंज करते थे वो हम डिटरमाइन करते थे गोल्ड के कंटेंट के रिगार्डिंग। तो सपोज़ कि 1 आउंस का अगर आउंस है गोल्ड का तो 6 पाउंड में मिलता था, अगर और एक जो आउंस है गोल्ड का वो 12 फेंसेस में मिलता था। ये 6 पाउंड्स और जो 12 फेंस है ये हमारे वैल्यू है पाउंड की। तो इसके मीन्स में ये हुआ कि जो 1 पाउंड है वो 2 फ्रेंच के बाद हुआ था उसकी एक्सचेंज रेट के रिगार्डिंग। इसके बाद जो हमारा थर्ड है स्टेज है वो है इंटरवार पीरियड। वर्ल्ड वार 1 एंडेड द गोल्ड स्टैंडर्ड इन
1914 as major countries imposed embargoes on gold export. During this period, countries widely used predatory depreciation of their currencies as a means of gaining advantage in the world export market. Major countries were gained on gold standard by 1928, but again due to financial crisis, major countries finally suspended gold standard in 1933. पेपर स्टैंडर्ड कैम एट लास्ट। जैसे जैसे वर्ल्ड वार एक ख़त्म होने लगा तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड था जो 1940 में आया था वो धीरे धीरे मेजर कंट्रीज़ के अंदर इम्पोज होने लगा और धीरे धीरे जो गोल्ड की जो एक्सपोर्ट थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मीन्स इंटरवार पीरियड के ड्यूरिंग में जो कंट्रीज़ थी वो प्रीडेटरी डेप्रिसिएशन का यूज़ करती थी जो कि उसकी करेंसी से रिगार्डिंग था, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिलता था वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर। तो जो मेजर कंट्रीज़ थी वो धीरे धीरे जो गोल्ड स्टैंडर्ड था 1928 के अंदर उनको धीरे धीरे छोड़ने लगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फाइनल क्राइसिस आने लगे कंट्रीज़ के अंदर तो उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को सस्पेंडेड कर दिया 1933 के अंदर, और जो पेपर स्टैंडर्ड है वो उसके बाद इंटरवार पीरियड के बाद हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में लागू हुआ। तो जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।